Hello friends, today we will be solving the CA Intermediate Taxation paper which was conducted in January 2025. तो हम लोग इस वीडियो में इनकम टैक्स वाला जो पार्ट है उसका सोल्यूशन देखेंगे. So you can see that this whole paper जो है this is of 35 marks descriptive वाला जो पार्ट है. So basically you have to solve 35 marks but then आपको ऑप्शन रहता है. So first question is a compulsory question for 15 marks and then there is second question 6 plus 4. Question number 2. Question number 3 is again 6 plus 4. So 10 marks के ये तीन क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 4 is also 6 plus 4. तो आपको 15 मार्क्स का तो कंपलसरी पार्ट करना ही होता है, उसके अलावा 10 मार्क्स के कोई भी दो क्वेश्चंस, तो टोटल हो जाता है 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एंड दैट इज अ पार्ट दैट वी विल बी सॉल्विंग टुडे. सो दिस एग्जाम वाज कंडक्टेड इन जनवरी 2025. So therefore the applicable assessment year was assessment year 24-25. तो थोड़े बहुत जो चेंजेस रहते हैं आगे के असेसमेंट ईयर्स में, तो उसके हिसाब से आपको अपने असेसमेंट ईयर के हिसाब से आंसर को अपडेट करके देखना होगा. बिकॉज देखिए आपको यहाँ पर लिखा ही है असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल वाज 24-25. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल इनकम क्वेश्चन एज एक्सपेक्टेड एज ऑलवेज. तो अगेन इसमें मैक्सिमम टाइम इंस्टीट्यूट जो है वो हमको इस तरीके से P&L अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही देता है. तो दिस क्वेश्चन रन्स इनटू ऑलमोस्ट 3 पेजेस. आपको इसमें पूछा क्या है अल्टीमेटली वो देख लेते हैं. You are required to compute his net taxable income and net tax liability for the assessment year 24-25 if he has exercised the option of shifting out of the default tax regime. मतलब कि ऑप्शनल टैक्स रेजिम के हिसाब से हमको इनकम और टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है. सो और एक चीज पे ध्यान देंगे, यहाँ पर स्टूडेंट ने अंडरलाइन भी किया है, द एज ऑफ द असेसी इज 65 years. सो व्हाट दैट मीन्स इज दैट द असेसी इज अ सीनियर सिटीजन. तो जो टैक्स लाइबिलिटी है उस कैलकुलेट करते वक्त हम लोगों को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीस देना होगा इवन इफ इट इज एज पर द ओल्ड टैक्स रेजिम. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन. इसमें मार्किंग करते हुए चलते हैं, अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम से संबंधित चीजें रहती हैं. सो मिस्टर रोहित इज अ resident individual aged 65 years, qualified medical practitioner. He runs his own clinic. Income and expenditure account of Mr. Rohit is as under. This is the whole income and expenditure account जिसका ये net profit दिया है. So because he is a professional, तो हम लोग उसका जो net profit है उसको यूज करते हैं while calculating his income from business or profession. बट देन उसमें से बहुत सारे जो आइटम्स डेबिट या क्रेडिट हुए हैं बट नहीं होना चाहिए था उसको हम रिवर्स करते हैं. तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी डेबिट या क्रेडिट्स का इफेक्ट दूसरे हेड में आना चाहिए उसको हम लोग पीजीबीपी हेड से रिवर्स कर देंगे. नेट प्रॉफिट से स्टार्ट जरूर करेंगे लेकिन एक एक आइटम पे हम लोग डिस्कशन करेंगे. सो अगर इंफॉर्मेशन को पढ़ने के पहले ही अगर हम लोग प्राइमा फेसी देखें, इनकम साइड में कंसल्टेशन फीस बिल्कुल ठीक है, पीजीबीपी हेड से संबंधित ही है, तो ये ऑलरेडी इसका इफेक्ट प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, तो उसको हम लोग प्लस भी नहीं करेंगे माइनस भी नहीं करेंगे, तो उसको मैं कुछ मार्क नहीं कर रहा हूं. सैलरी रिसीव फ्रॉम केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 1,80,000. तो ये सैलरी हेड में टैक्सेबल रहना चाहिए. सैलरी रिसीव्ड तो ये पीजीबीपी हेड में रिवर्स हो जाएगी ये इनकम और सैलरी हेड में इंक्लूड होगी अलॉन्ग विथ द रिलेटेड स्टैंडर्ड डिडक्शन. तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन में और क्या दिया है. देन हमको दिया है रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ₹78,000. तो रेंटल इनकम शुड बी अगेन रिवर्स फ्रॉम पीजीबीपी हेड एंड शुड बी कंसीडर्ड इन द हाउस प्रॉपर्टी हेड. तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे. डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, तो ये भी आपके बिजनेस की इनकम में या पीजीबीपी इनकम में इंक्लूडेड है बट इसको हमको हटाना है. सो इट विल बी reversed from PGBP head and will be taxable under the income from other sources head. So dividend is taxable in the hands of the ROR resident individual whether it is received from a domestic company or from foreign company. अब डेबिट साइड में जो एक्सपेंडिचर्स डेबिट हुए हैं उसमें से जो डिसअलाउड है क्लियरली उसको हम लोग यहां से रिवर्स करेंगे. तो सैलरी टू स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कन्वेंस, पावर एंड फ्यूल, तो अपेरेंटली तो ये बिजनेस प्रोफेशन हेड से संबंधित दिख रहे हैं तो इसको हम लोग अभी रिवर्स नहीं करेंगे. बट अगर हमको इससे संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन दिखती है तो फिर हम लोग इसमें से उतना पोर्शन पीजीबीपी हेड से रिवर्स कर देंगे. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, तो अनलेस वो हाउस प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन यूज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ हिज क्लिनिक तो वो देखेंगे, तो इसलिए बिजनेस हेड से हटा देंगे, इसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंसीडर करेंगे.
इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर सन, तो ये बिजनेस हेड से हट जाएगा, इस पे डिडक्शन मिलता है इफ इट इज ऑन हायर एजुकेशन, तो अंडर सेक्शन 80E, तो मैंने डिडक्शन का डी लिख दिया, जस्ट मार्किंग कर रहा हूं। एंड अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 35, तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में इस टाइप के डोनेशन का बिल्कुल डिडक्शन मिलता है एंड 100% ही मिलता है, सो इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, इट इज अलाउड एज अ डिडक्शन एंड ऑलरेडी डेबिटेड है पीएनएल में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो वी विल नॉट डू एनीथिंग, हम लोग इसको ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, इसका हम लोग सिर्फ एक नोट लिख देंगे। अब हमको बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, तो उसके पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए हमने जो मार्किंग किया उसमें और फर्दर क्या क्या अपडेट्स करना है वो देखते हैं। सो हमको लिखा है फॉलोइंग इज द फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 23-24, ही इज वर्किंग पार्ट टाइम विद केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, हिज सैलरी डिटेल्स आर एज अंडर, तो वो जो हमको सैलरी दिख रही है 1,80,000 की जो क्रेडिट हुई है यहाँ पर, सो उसका ब्रेकअप आपको दिया है 15,000 पर मंथ, एज यू कैन सी 15,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 1,80,000। सैलरी का ब्रेकअप दिया है, बेसिक पे 13,000, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,000 पर मंथ, टोटल रुपीज 15,000। सो दिस ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यहां पर ये स्टूडेंट का मुझे मार्किंग दिख रहा है उसने एग्जेम्प्ट लिखा है, बट बेसिकली ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं होता है, एग्जेम्प्ट होता है ट्रैवल अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस गिवन फॉर ऑफिशियल वर्क, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज कंसिडर्ड टू बी गिवन फॉर ऑफिशियल फॉर कम्यूटिंग बिटवीन रेसिडेंस टू ऑफिस एंड बैक, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज नॉट एग्जेम्प्ट, तो इसके बारे में सैलरी चैप्टर में हम लोगों ने देखा है। सो मैं आपको बीच बीच में नोट्स का भी रेफरेंस बताऊंगा। सो ये हमारी किताब का सैलरी चैप्टर है जिसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में यहां पर मेंशन्ड है। देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है, डेली अलाउंस ड्यूरिंग ट्रैवल, कन्वेंस अलाउंस ये एग्जेम्प्ट होता है, कन्वेंस अलाउंस ऑफिशियल ड्यूटीज के कन्वेंस से संबंधित है, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसकी हम बात कर रहे हैं इट इज एग्जेम्प्ट ओनली इफ द असेसी इज covered under the category of blind or deaf and dumb or orthopedically handicapped, for commuting मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो it is otherwise not exempt, it is generally not exempt, so means this would be taxable, तो ये पूरा अमाउंट 15,000 जो है ये सैलरी हेड में टैक्सेबल रहेगा। फर्दर आपको लिखा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 हिज सन हैड अंडरगॉन अ मेडिकल ट्रीटमेंट इन केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, अब जिस हॉस्पिटल में उसका एम्प्लॉयमेंट है वहीं पर उसके सन को ट्रीटमेंट मिला है, एंड द हॉस्पिटल वुड हैव चार्ज्ड अ सम ऑफ रुपीज 1 lakh फॉर अ सिमिलर ट्रीटमेंट टू अनरिलेटेड पेशेंट्स, सो इट इज अ केस ऑफ परक्विजिट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिला है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि इफ द हॉस्पिटल इज ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर तो फिर इट इज नॉट टैक्सेबल, and if no amount is charged on the employee still such amount is not taxable in the hands of employee। जो perquisites वाला जो सेक्शन है उसके प्रोविजो में है, प्रोविजो टू सेक्शन 17(2), तो उसमें ये चीज कवर्ड रहती है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं what are the perquisites which are not taxable। यस देखिए पेज नंबर 20 हमारे नोट्स का, उसमें चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 20 उसमें लिखा हुआ है कि रिइंबर्समेंट बाय द, ये पहला वाला, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन हॉस्पिटल क्लिनिक एटसेट्रा मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, सो इट वुड बी एग्जेम्प्ट, ओके, सच मेडिकल फैसिलिटी उन्होंने बोला शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट एक्चुअली। सो और फैसिलिटी जो है इट कैन बी गिवन फॉर द एम्प्लॉय और फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी फैमिली मेंबर, एंड फैमिली इंक्लूड्स स्पाउस एंड चिल्ड्रेन ऑलवेज, फैमिली की जो डेफिनेशन है, एंड पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर इफ दे आर डिपेंडेंट, तो यहां पर तो सन के लिए ही लिया है, सो देयरफॉर देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस अमाउंट वुड नॉट बी इवन कंसिडर्ड एज अ परक्विजिट, तो वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, तो इसके बारे में नोट लिख सकते हैं आप कि ये टैक्सेबल नहीं है। एंड देन क्योंकि सैलरी हेड से संबंधित इतना आइटम इतनी इंफॉर्मेशन दी है, सो वी शुड ऑल्सो रिमेंबर टू टेक द स्टैंडर्ड डिडक्शन, बिकॉज ओल्ड रेजिम में है, तो खैर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में तो दोनों रेजिम में ही स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, नेक्स्ट ईयर से अमेंडमेंट आया था न्यू रेजिम के लिए, तो इन एनी केस स्टैंडर्ड डिडक्शन वुड बी रुपीज 50,000 ऑन दिस सैलरी इनकम, तो वो हमको खुद से ध्यान रखना है। फिर आपको इंफॉर्मेशन लिखिए अबाउट द हाउस प्रॉपर्टी, he owns a residential house
the ground floor of the house 50% portion is self occupied by him, while first floor of the house has been rented out since 1st October. So first floor has been rented out only for 6 months. आपको लिखा है the reconstruction of the entire house was started on 1st April 2023 and was completed on 30th of September. So the word used is reconstruction and not construction or acquisition. So आपको reconstruction आपने किया है house का from 1st April 2023 up to 30th September. The monthly rent is rupees 10,000. So this would have been received only for 6 months. 10,000 into 6, as you can see. So this information is related to house property head. The tenant also pays rupees 3,000 per month as power backup charges. तो टेनेंट रेंट भी देता है और उसके अलावा अदर फैसिलिटी के लिए भी चार्जेस देता है. तो दैट फैसिलिटी इज पावर बैकअप. सो ये जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस दिया है टेनेंट ने, दैट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. क्योंकि हम लोग अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी में जो चार्जेस रहते हैं, ये देखिए कंपोजिट रेंट. इफ द रेंट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फैसिलिटीज सच एज ऑल दिस फैसिलिटीज, द amount charged towards facilities would be chargeable as income from business or generally income from other sources if it is not the business. तो power backup के लिए भी जो rent मिला है, that will be taxable as income from it will be taxable as income from other sources. So this will also be for 6 months. Now if we see 10,000 into 6 होता है 60,000 and 3,000 into 6 होता है 18,000. तो ये टोटल रेंट है 78,000 एंड यहां पर 78,000 ही क्रेडिटेड है. सो ये पूरा 78,000 बिजनेस प्रोफेशन हेड से रिवर्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. नेट प्रॉफिट से शुरू करेंगे तब. हाउस प्रॉपर्टी हेड में इसमें से 60,000 इंक्लूड होगा और अदर सोर्सेज हेड में 18,000, 3,000 into 6. फर्दर लिखा है he took a housing loan of rupees 12 lakhs on 1st April 2023. तो हाउसिंग लोन लिया है और रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, इट इज क्लियर. सो ये हाउसिंग लोन के रिस्पेक्ट में जो लेट आउट पोर्शन है उसमें तो डिडक्शन का कोई लिमिट नहीं रहेगा इंटरेस्ट का, लेकिन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है उसमें इंटरेस्ट पे लिमिट लगता है. सो 12 लाख रुपीस का हाउसिंग लोन लिया है और लिखा है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st April to 30th of September was rupees 60,000 and from 1st October to 31st March was rupees 40,000. तो जो लेट आउट वाला पीरियड है दैट इज ओनली फ्रॉम 1st October onwards. तो हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है ये इसका हम लोगों को पूरा डिडक्शन मिल जाएगा. इवन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, वैसे तो इसको प्री कंस्ट्रक्शन बोलना नहीं चाहिए, हम लोगों को उसका पूरा डिडक्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट का, राइट? बिकॉज द लोन वॉज द इंटरेस्ट वॉज पेड फ्रॉम 1st April to 31st March. आपको पीरियड वाइज दिया है. फॉर द फर्स्ट 6 months द इंटरेस्ट वॉज रुपीज 60,000 एंड फॉर द नेक्स्ट 6 months द इंटरेस्ट वॉज रुपीज 40,000. अब ये तो टोटल इंटरेस्ट है 1 लाख रुपीज. नाउ यू कैन ऑल्सो सी दैट यहां पर ये 1 लाख रुपीज आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिटेड है. तो ये पूरा अमाउंट जो है क्लिनिक वाले एक्सपेंसेस में तो ऐड बैक हो जाएगा, क्लिनिक के नेट प्रॉफिट में तो ऐड बैक हो जाएगा, बिकॉज ये पर्सनल नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया. इट इज नॉट रिलेटेड टू पीजीबीपी हेड. तो 1 लाख रुपीज विल बी एडेड इन द बिजनेस प्रोफेशन हेड. अब उसका आगे ट्रीटमेंट कैसा होगा देखिए. उसमें से 60,000 फर्स्ट 6 months का है, 40,000 नेक्स्ट 6 months का है. तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के पीरियड का जो इंटरेस्ट रहता है उसका डिडक्शन मिलता है एज करंट ईयर इंटरेस्ट, as long as the property is in the ownership of the assessee. तो property is in ownership of the assessee और assessee इसका interest पे कर रहा है. So it is rupees 1 lakh as you can see, 60,000 plus 40,000. तो 60,000 में से अगेन आप अगर हाफ करो, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 60,000 में से 30,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन से संबंधित है एंड 40,000 में से भी 20,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड से संबंधित है. सो 50,000 इज द रेंट टुवर्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड, रेंट नहीं, इंटरेस्ट टुवर्ड्स सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन. दैट विल बी लिमिटेड टू रुपीज 30,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन वाला जो इंटरेस्ट है. इसमें से कुछ भी इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन वाला इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा. क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है
ये यहाँ पर प्रॉपर्टी रिकंस्ट्रक्शन में जा रही है, इट इज नॉट न्यू कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। तो 30,000 पे लिमिट लग जाएगी। हैड इट बीन अ केस ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए लोन लिया है तो फिर 2 लाख तक की लिमिट अवेलेबल हो सकती थी फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट। सो सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट का लिमिट लग जाएगा 30,000 एंड जो लेट आउट वाला पार्ट है उसमें उससे संबंधित इंटरेस्ट हो जाता है 50,000, 1 लाख का हाफ। तो दैट होल 50,000 शुड बी अवेलेबल एज अ डिडक्शन फ्रॉम द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पोर्शन। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पोर्शन में वी विल स्टार्ट विद दिस 60,000 will be the monthly rent which will be considered to be equivalent to the fair rent, okay, or the reasonable expected rent 60,000 which will be reduced by the municipal taxes paid। अब उसने म्यूनिसिपल टैक्स पिछले साल का भी पे किया है, इस साल का भी पे किया है, टोटल है ₹10,000। उसमें से लेट आउट पोर्शन से संबंधित रहेगा 5,000। तो इसका भी आपको 50-50 करना पड़ेगा। जितना पे किया उसका मिलता है डिडक्शन, ओनर ने पे किया तो, लेकिन उसका सिर्फ लेट आउट वाले पोर्शन से संबंधित जो है वो मिलेगा। सो 5,000 रुपीज मिल जाएगा, 10,000 का आधा, तो बचेगा 55,000। 55,000 में से डिडक्शन मिल जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, सॉरी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% 55,000 का, और इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा पूरा 50,000। अब बस इसमें एक छोटी सी बात है कि हम लोग रेंट जो है वो सिर्फ 6 मंथ्स का ले रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर हैज बीन रेंटेड आउट सिंस 1 अक्टूबर and was not let out for the first 6 months because the property was under reconstruction for that period। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या फर्स्ट 6 मंथ्स के इंटरेस्ट का डिडक्शन तो अगर हम ले रहे हैं तो क्या उसका फेयर रेंट हमने इंक्लूड करना चाहिए क्या? सो लॉजिकली यस, बट देन first 6 months में the property could not be let out because it was vacant and the rent is less than the expected rent because of vacancy. So we will take the actual rent of 6 months and we will take the interest of 12 months, okay, as per my understanding. So rupees 1 lakh का पहले तो हम लोग 50% करेंगे और ये 50,000 रुपीज पूरा इंटरेस्ट का हमको डिडक्शन मिल जाएगा। तो हो सकता है इस कारण से हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस भी हो जाए, और वो जो लॉस रहेगा इट कैन बी एडजस्टेड लॉस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का भी रहेगा। ये जो टोटल लॉस रहेगा बिकॉज वी आर अंडर द ओल्ड रिजिम, सो वी कैन एडजस्ट इट अगेंस्ट एनी अदर इनकम सच एज सैलरी इनकम और पीजीबीपी हेड इनकम और अदर सोर्सेज इनकम। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी। देन हमको दिया है पेमेंट ऑफ सैलरी ₹25,000 per month to sister-in-law of Mr. Rohit, who was in charge of the accounts and receivables department. Now payment is made to sister-in-law, however the reasonable market salary is 20,000. So normally if payment is made to relatives or specified person in excess of the market rate, so it is the excess portion is disallowed under section 40A2. But is sister-in-law covered under the definition of relatives? So the answer is no. Sister-in-law would not be covered under the definition of relatives. तो यदि हम लोग सेक्शन 40A2 देखें तो ये मेरी किताब में है, तो यहाँ पर relative only means the husband, wife, brother, sister or any lineal ascendant or descendant. So therefore if there is any payment made to sister-in-law, so it would not attract disallowance under section 40A2. So means ये जितना अमाउंट सैलरी में डेबिटेड है इसमें से कुछ भी अमाउंट रिवर्स इस कारण से नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, कन्वेंस एक्सपेंसेस includes a sum of 12,000 incurred for conveyance from house to care hospital private limited and vice versa in relation to employment. So this is not expenditure in relation to his business or profession. So this expenditure is related to employment. तो एम्प्लॉयमेंट में तो आपको कोई ऐसे एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन ये आपके पीजीबीपी हेड में से इसमें से उतना अमाउंट, कितना अमाउंट लिखा है 12,000 रुपीज, उतना तो जरूर कन्वेंस एक्सपेंस का रिवर्स हो जाएगा बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू हिज बिजनेस और प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन। Power and fuel expenses include a sum of ₹6,000 incurred for generator fuel for providing power backup to the tenant. So जो 6,000 का खर्चा है ये बेसिकली अदर सोर्सेज हेड में इसका डिडक्शन मिलना चाहिए, एंड पीजीबीपी हेड में हमने डेबिट करके रखा है, तो पीजीबीपी हेड में एड बैक हो जाएगा और अदर सोर्सेज में डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि हमने
टेनेंट से पावर बैकअप चार्जेस अलग से लिया है 3000 पर मंथ फॉर 6 months, तो 18,000 would be taxable after deduction of 6,000, तो 12,000 would net amount would be taxable under the head income from other sources. Administrative expenses include a sum of 10,000 paid as municipal taxes, तो ये जो municipal taxes हैं ये इस साल P&L में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डेबिटेड है, एज यू कैन सी हियर। तो उसमें से वो 10,000 रुपीज रिवर्स हो जाएगा बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस। तो ये बी लिख रहा हूं बिकॉज इट वॉज डेबिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बट इट शुड नॉट हैव बीन, तो इट विल बी रिवर्स्ड। क्लिनिक इक्विपमेंट डिटेल्स आर गिवन एज फॉलोज। Opening WDV of clinic equipment was rupees 1 lakh and fresh purchase made on 28th August 2023. If it was purchased on or before around 4th October तो हम मानते हैं कि इस पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन मिलेगा, बट ये फ्रेश परचेज का अमाउंट है 25,000 मींस मोर देन 10,000 एंड इट वाज पेड इन कैश। तो इसीलिए फ्रेश परचेज जो किया ये वाले फिक्स्ड एसेट का एक्चुअल कॉस्ट नील लिया जाएगा, इस पे डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, नो डेप्रिसिएशन ऑन दिस 25,000। Depreciation would be available only on rupees 1 lakh, which is the opening WDV. So actual cost में लिखा हुआ है as per section 43(1) that उसके प्रोविजो में प्रोविजो में कि if the amount is paid by non-approved mode on a single day by where the amount for purchase of fixed asset of amount exceeding rupees 10,000 तो paid by non-approved mode, तो फिर it will be not considered in the value of asset. So this 25,000 worth of asset will not be considered for the purpose of depreciation. उसके actual cost को उस purpose के लिए ये वाले part का actual cost नील लिया जाएगा and we will take depreciation only on 1 lakh. 1 lakh पे हम लोग normally depreciation का rate 15% जो है वो charge करेंगे. There is no question of additional depreciation because the assessee is engaged in the profession of medical services and not in the manufacturing activities. Further लिखा है, he has also paid tuition fees of rupees 40,000 for his granddaughter, which is debited to his capital account. तो अब ये ट्यूशन फीस इसके P&L में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट नहीं हुआ है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ है, तो इसीलिए ये दिख नहीं रहा है हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अभी ट्यूशन फीस का नॉर्मली डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C, बट इफ इट इज ओनली पेड फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ द असेसी, तो यहां पर ये ग्रैंड डॉटर के लिए पे किया है, सो इसका डिडक्शन जो है ये नहीं मिलेगा। ओके, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इसका कुछ इफेक्ट अदरवाइज पीजीबीपी हेड या और कहीं नहीं आएगा। He availed a loan of rupees 8 lakh from bank for higher education of his son. He repaid principal of 50,000 and interest of 26,000. अब देखिए इधर 26,000 का इंटरेस्ट डेबिटेड है, ये उसी इंटरेस्ट के बारे में है। सो दिस इज फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज सन, सो यस उस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80E। ओके, इट विल बी अवेलेबल एलिजिबल फॉर डिडक्शन। प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ एजुकेशन लोन का कहीं कोई डिडक्शन मिलता नहीं है, सो इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही ये हमारे P&L या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हुआ है, सो नो टैक्स ट्रीटमेंट फॉर द सेम। So compute is net taxable income and net tax liability as per the optional tax regime. तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। मैं सारे नोट्स नहीं लिखूंगा, नोट्स बताते जाऊंगा, लेकिन अगर हम लोग इनकम का कंप्यूटेशन करें तो वो कुछ ऐसा रहेगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। असेसी का नाम है मिस्टर रोहित, ठीक है, ऑफ मिस्टर रोहित फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 as per the optional tax regime। ओल्ड भी लिख सकते हो या लिख सकते हो इफ यू ऑप्ट टू शिफ्ट आउट। सो ये मैं उसका सोल्यूशन यहां पर बता रहा हूं। नाउ आई प्रीफर मेंटेनिंग नोट्स फॉर ईच एंड एवरी हेड ऑफ इनकम। ऑल्टरनेटिवली आप यहां पर हर एक हेड एक एक करके कंप्लीट कर सकते हो और उसकी फाइनल इनकम आ सकती है। सो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। सो यहां पर हम लोग नोट्स मेंटेन करेंगे।
सबसे पहले इनकम अंडर द हेड। इन दिस क्वेश्चन इनकम विल बी कवर्ड अंडर 4 डिफरेंट हेड्स। एक है इनकम फ्रॉम सैलरीज, जिसका नोट नंबर 1 हम लोग बना लेंगे, सिंपल सा नोट रहेगा। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसका नोट नंबर 2। फिर प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, नोट नंबर 3। देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, देयरफॉर कैपिटल गेन्स हेड नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो यहां के यहां भी आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन नोट्स में भी बता सकते हो। दिस वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, इट लुक्स नीट। अब इसमें ये चारों हेड्स को टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे चैप्टर 6A डिडक्शंस। चैप्टर 6A डिडक्शंस, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट तो दिख नहीं रहा है, सो ATTTA नहीं रहेगा, लेकिन बाकी के जो हमने मार्क किया सो उसका हम लोग बना लेंगे नोट नंबर 5। और फिर हमको मिल जाएगा टोटल इनकम। दिस विल गिव अस द टोटल इनकम, और उस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे फिर टैक्स लाइबिलिटी। देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट TDS और एनीथिंग एल्स हियर, सो टैक्स कैलकुलेशंस नोट बना लेंगे या यहीं पर कैलकुलेशंस कर लेंगे। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहली नोट इनकम फ्रॉम सैलरीज। हमने जहां जहां पर सैलरीज का S मार्क किया है वो वाले पॉइंट्स को हम लोग कंसीडर करेंगे। नोट नंबर 1, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। सो वी विल स्टार्ट विद दिस बेसिक पे, सैलरी रिसीव फ्रॉम केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। तो दिस बेसिक पे ऑब्वियसली विल बी फुल्ली टैक्सेबल। 13,000 पर मंथ इंटू 12 rupees, 13,000 into 12, 1,56,000. Transport allowance is also fully taxable. It is exempt only for orthopedically challenged or blind or deaf and dumb employees. It is fully taxable. So it will be 2,000 per month into 12. यही इतना ही अमाउंट सैलरी का आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिटेड है, 1,80,000। इसके अलावा देयर इज मेडिकल फैसिलिटी गिवन बाय द एम्प्लॉयर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज सन, सो हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट अ परक्विजिट एज इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन एम्प्लॉयर्स ओन हॉस्पिटल। ओके, सो मैं उसका डिटेल्स लिख नहीं रहा हूं, बट नॉट अ परक्विजिट। सिर्फ फाइनल जो उसका आंसर रहेगा, आपको उसका हर ये चीजों का नोट लिखना पड़ेगा। सो दिस ₹1,80,000 विल बी द ग्रॉस सैलरी बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज नो डिडक्शन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ conveyance expenses incurred in respect of going from home to office and back। लेकिन आपको सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16(1)(a, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000। सो दिस विल बी द नेट टैक्सेबल सैलरी इनकम, ₹1,30,000। दिस विल बी द टैक्सेबल सैलरी। Now if you want, you may adjust if there is a loss from house property from this income, or you may adjust it against PGBP income elsewhere, तो कर सकते हैं, लेकिन सैलरी इनकम का ये बेसिक इनकम जो है वो इतनी रहेगी। इज दैट ओके? तो मैं सैलरी इनकम यहां पर लिख रहा हूं, टैक्सेबल सैलरी ₹1,30,000। देन नोट नंबर 2 विल बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नाउ एज यू नो दैट हाउस प्रॉपर्टी के यहां पर 2 पार्ट्स हैं। एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन ग्राउंड फ्लोर 50%, और दूसरा है लेट आउट पोर्शन फर्स्ट फ्लोर 50%। सो दे आर ट्रीटेड एज 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन सच अ केस। नाउ फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन
मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड को दूसरे कॉलम में बना ले रहा हूं क्योंकि यहां थोड़ी ज्यादा चीजें लिखना रहेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का हम लोग सीधा एनएवी नील लेके काम कर सकते हैं। ओल्ड रेजिम में सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन से भी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वी विल स्टार्ट विथ एक्चुअल रेंट एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन। सो रेंट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द लेट आउट पोर्शन which is rupees 10,000 monthly rent as you can see. So calculation हो जाएगा 10,000 into 60,000. So this actual rent is received only from 1st October 23 to 31st March 24. No, obviously no rent for the self-occupied portion. 60,000 का rent है और जो power backup charges मिला है that will be taxable as income from other sources. Actual rent we will compare it with the reasonable expected rent. reasonable expected rent की information दी नहीं है। so reasonable expected rent तो हम लोग वैसे पूरे पीरियड का लेंगे reasonable expected rent for 12 months. so it will be actually 10,000 into 12, 1,20,000. we are assuming it to be equal to actual rent. the fair rent we are assuming to be equal to on the basis of actual rent. But here the property was vacant for part of the year. ऐसा नहीं है कि property this portion was self occupied. So therefore जब हम लोग इस property का gross annual value निकालेंगे GAV let out portion का, so it will still be equal to the actual rent and not the reasonable expected rent, because the actual rent was less than reasonable expected rent only because of vacancy. And why the property was vacant? Because it was under reconstruction. So we can take the gross annual value as the actual rent, right? अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे municipal taxes paid for any year but paid during the year. So municipal taxes paid है rupees 10,000 for the whole property. तो वो 10,000 का 50% पोर्शन करेंगे हम लोग 5,000 in respect of the let out portion. So you may as well ignore this information. आप सिर्फ 60,000 पे कर सकते हो, लेकिन मैंने मान लिया कि actual rent is equal to fair rent and that gives us the reasonable expected rent. Still we will not take this one as this is higher. We will still take the actual rent because here the actual rent is less than the reasonable expected rent due to vacancy. So there is this section 23(1)(c जिसके बेसिस पर हम लोग ने ये वाला ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाला that the actual rent is less than reasonable expected rent due to vacancy. Therefore we are taking the actual rent. So municipal taxes is allowed as a deduction. But ये सारे जो हमने अभी तक के वैल्यूज लिखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन से संबंधित, उसका कोई मीनिंग नहीं है. देन इवन म्यूनिसिपल टैक्सेस जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट का पे किया उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. इससे हमको मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी का नेट एनुअल वैल्यू, बेसिकली ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड. सो इट इज 55,000 and this one is nil by application of section 23(2). section 23(2) talks about the self occupied property जिसका NAV हम लोग nil ले सकते हैं. इसमें से हमको दो डिडक्शंस अलाउड रहेगा. सो वन विल बी स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम अंडर सेक्शन 24A. स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी 30% ऑफ पॉइंट नंबर E. सो क्लियरली 55,000 का 30%, 55,000 का 30% हो जाता है 16,500. तो दिस विल बी रिड्यूस्ड एंड ये इसका तो नील रहेगा क्योंकि यहां तक के सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का वैल्यू नील है. इसमें से हम लोग और माइनस करेंगे इंटरेस्ट डिडक्शन. इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B. नाउ इंटरेस्ट इज अवेलेबल. Interest, total interest paid is rupees 1 lakh for the whole year. And ये सारा interest current year interest है. There is no question of pre-construction interest or interest of any preceding year. Because this year the property was gone into reconstruction. तो current year पूरा interest मिलेगा. अब 1 lakh rupees का 50% हमको यहां पर मिल जाएगा interest का deduction without any limit. But remaining 50% जो है
उस पर लिमिट लग जाएगा। 1 लाख का रिमेनिंग 50% 50,000 है, बट द डिडक्शन बिकॉज इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड the a loan was taken not for construction or acquisition but for reconstruction, so the interest deduction would be limited to rupees 30,000. So this will lead to loss. This much interest deduction would be allowed under section 24B and it would ultimately lead to loss from house property in both the columns. Obviously self occupied property में तो loss है ही है 30,000 का, let out property में भी loss है, टोटल 66,500 है, मतलब 11,500 का लॉस है। सो टोटल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज रुपीज 41,500 एज यू कैन सी। सो दिस 41,500 कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम सैलरी इनकम और वी मे एडजस्ट इट अगेंस्ट एनी अदर इनकम। ये क्वेश्चन में कोई स्पेशल रेट वाली इनकम तो है भी नहीं, सो ये लॉस को हम लोग सेट ऑफ कर लेंगे अगेंस्ट एनी अदर इनकम। तो या तो आप इसको यहां पर ऐसा शो कर सकते हो लॉस 41,500, तो ऑटोमेटिकली टोटल करते वक्त वो एडजस्ट हो जाएगी, या तो आप उसको यहां पर आप उसको नील दिखा सकते हो क्योंकि इनकम अल्टीमेटली नील आ रही है यहां पर, लेकिन वो जो लॉस है उसको हम लोग फिर पीजीबीपी इनकम या तो फिर सैलरी इनकम में से एडजस्ट कर लेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट हाउस प्रॉपर्टी इनकम। इसमें ऐसा कैलकुलेशन किया। इसमें ऑल्टरनेटिवली कोई ऐसा कर सकता है कि ये क्योंकि 6 मंथ्स का लिया है तो ये भी 6 मंथ्स का लिया, बट आई पर्सनली थिंक दिस इज द करेक्ट वे टू डू इट बिकॉज आपका टोटल इंटरेस्ट है रुपीज 1 लाख पूरे ईयर का एंड करंट ईयर इंटरेस्ट पूरा मिलेगा बिकॉज द प्रॉपर्टी वॉज अंडर द ओनरशिप एंड ये वाले पार्ट का रेंट टैक्सेबल नहीं है क्योंकि वो उस समय प्रॉपर्टी वेकेंट थी एंड वेकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट कम है। So then we will continue with the further notes. The third note is profits and gains of business or profession. So when we calculate this, we will start with the net profit as per the income and expenditure account. Net profit as per income and expenditure account rupees 8,59,000. अब इसमें सबसे पहले मैंने जो क्रेडिट साइड में इनकम वाले साइड में जो 3 आइटम्स को मार्क करके रखा है उसको मैं माइनस कर दूंगा। सो मैं कर दूंगा माइनस सैलरी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम केयर हॉस्पिटल्स रुपीज 1,80,000। इसका जो ट्रीटमेंट होना था वो सैलरी हेड में हो चुका है, इट इज टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स। सो दीज आर इनकम्स, यू कैन से इफ यू वांट, यू कैन से दीज आर इनकम्स, ऐसा लिख सकते हो, लेस इनकम्स नॉट टैक्सेबल एज अंडर द पीजीबीपी हेड, इनकम्स नॉट टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी हेड। सो आइदर दोज इनकम्स आर नॉट टैक्सेबल एट ऑल और दे आर टैक्सेबल अंडर द अदर हेड। सो सैलरी रिसीव्ड एक कम हो गया। रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम का भी हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट करना था वो हमने कर लिया है अभी तक के, उसमें से कुछ पोर्शन अदर सोर्सेज हेड में भी जाएगा। रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टोटल रेंट है रुपीज 78,000, 13,000 इंटू 6 उसके साथ मैच हो रहा है। एंड डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, डिविडेंड वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो ये तो डेफिनेटली पीजीबीपी हेड से माइनस हो जाएगा। आपके प्रॉफिट कैलकुलेशन में ये इंक्लूडेड था, इसको हटा दिया। अब इसमें कुछ एक्सपेंसेस है जो डेबिटेड है, विच शुड बी रिवर्स्ड। हम लोग ने और कहां कहां बी मार्क करके रखा है, ये इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, कन्वेंस एक्सपेंसेस में कुछ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में वो म्युनिसिपल टैक्स का पोर्शन है, तो हम लोग उसको एड बैक कर देंगे। एड बैक एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट डिडक्टिबल, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बट नॉट डिडक्टिबल अंडर द पीजीबीपी हेड, तो वो एक्सपेंसेस को हम लोग एड बैक कर देंगे। सो लेट अस सी कौन से एक्सपेंसेस हैं। सो वी विल वी हैव बीन गिवन दिस स्पेशल नोट्स। तो एक्सेसिव पेमेंट ऑफ सैलरी इज नॉट टू बी रिवर्स्ड, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो और कुछ भी इसका इफेक्ट नहीं लेना है, आपको सिर्फ नोट लिखना है। रुपीज 5,000, दिस वन आई विल नॉट एड बैक 5,000 into 12 because it is paid to sister-in-law who does not fall under the definition of relative as per section for the purpose of section 40A2.
हाँ नाउ कन्वेयंस एक्सपेंसेस, तो एड बैक कन्वेयंस एक्सपेंसेस। ये क्यों एड बैक कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू पर्सनल नेचर, सो पर्सनल नेचर का एक्सपेंस है, ये अलाउड नहीं रहेगा, ये बिजनेस से संबंधित नहीं है। ₹12,000, so this will be added back. Then we will add back power and fuel expenses. Okay, पावर बैकअप का जो हम लोग ने पावर बैकअप के लिए जो खर्चा किया है, ओके, पावर बैकअप एक्सपेंसेस लिख लेता हूं। इसका डिडक्शन हमको अदर सोर्सेज हेड में मिल जाएगा, जहां इससे रिलेटेड इनकम आ रही है। पावर बैकअप एक्सपेंसेस इज ₹6,000 to be added back here. Then municipal taxes for house, municipal taxes which was a part of administrative expenses, this is also not related to the PGBP head. Also we will add back interest, जो दो अलग अलग इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, हाउस का कुछ भी पोर्शन क्लिनिक में यूज नहीं हो रहा है, तो पूरा इंटरेस्ट 1 लाख का जो है वो एड बैक हो जाएगा। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, ये भी डेबिट हुआ है आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सो ये भी एड बैक हो जाएगा। ये यहां पर हमने मार्किंग करके रखा है, ₹26,000। नो नीड टू रिवर्स द पेमेंट मेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, ये ओल्ड रेजिम में इसका डिडक्शन अलाउड रहता है, सो नो प्रॉब्लम, 25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। सो दैट्स इट, सैलरी टू स्टाफ में भी रिवर्सल नहीं कर रहे, ये दोनों चीज का नोट आ जाएगा। अब और एक जगह हम लोग ने बी मार्क करके रखा है, हम लोगों ने मार्क करके रखा है यहां पर डिप्रिसिएशन का। सो डिप्रिसिएशन वुड बी अवेलेबल ओनली ऑन ओपनिंग WDV, बिकॉज जो फर्दर परचेज किया वो कैश में एक दिन में 10,000 से एक्स्ट्रा पे करके किया। फिर हम लोग लेस करेंगे डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, डिप्रिसिएशन ऑन क्लिनिकल इक्विपमेंट, this should be available as a deduction. So this will be only on the portion of opening WDV, 1 लाख का 15% इतना डिप्रिसिएशन मिल जाएगा एज अ डिडक्शन। सो इसके बारे में भी नोट लिखना पड़ेगा, वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट ₹25,000 फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट। सो दैट्स इट। अब ये इससे हमको मिल जाएगा हमारा प्रॉफिट्स एज पर बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 8,59,000 माइनस 1,80,000 माइनस 88,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस 1,26,000 माइनस डिप्रिसिएशन ऑफ 15,000, तो ये आ रहा है ₹7,30,000 प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, ₹7,30,000। ओके, टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड PGBP। अब क्योंकि हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, तो मैं इसी में से एडजस्ट कर दे रहा हूं, माइनस हाउस प्रॉपर्टी लॉस, इट इज अलाउड। House property loss can be set off against PGBP income, ₹41,500। दूसरे हेड में से हम लोग अप टू 2 लाख रुपीज सेट ऑफ कर सकते हैं, तो ये सेट ऑफ कर लिया। ओके, हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेट ऑफ। Alternatively, it could have been set off against salary income also. So 7,30,000 minus 41,500 बचा 6,88,500, जिसको हम लोग हमारे स्टेटमेंट में शो कर देंगे। सो ये प्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत फर्क चलता है, टैक्सेबल इनकम तो इतना था, उसमें से लॉस सेट ऑफ हो रहा है 6,88,500। ऑल्टरनेटिवली आप यहां पर पूरा 730 दिखाते थे और ये लॉस को यहां पर लिखते थे, तो अल्टीमेटली टोटल में वो एडजस्ट हो ही जाता था। सो दिस वाज द थर्ड नोट। देन द नेक्स्ट नोट इज नोट नंबर 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो इसमें एक सोर्स है पावर बैकअप चार्जेस, जो आपने पावर बैकअप चार्जेस कलेक्ट किया है, पावर बैकअप चार्जेस कलेक्टेड है ₹3,000 इंटू 6 टेनेंट से जो लिया है 18,000 लेस जनरेटर एक्सपेंसेस, उसके रिस्पेक्ट में जो एक्सपेंसेस है तो वो आप माइनस करोगे,
अब देख सकते हैं ये 6000 का एक्सपेंस है जनरेटर का, तो यस अदर सोर्सेज हेड में हमको उस इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस का डिडक्शन अलाउड रहता है। सो हमारा नेट इनकम हो जाएगा ये वाले सोर्स से 12,000 रुपीज। देन देयर आर अदर इनकम्स आल्सो टू बी कवर्ड अंडर द अदर सोर्सेज हेड। एज यू कैन सी ये वाली इनकम हो गई है सारी। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज 10,000, ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज rupees 10,000 would be taxable in the hands of ROR, resident and ordinarily resident। उसके अलावा और कई जगह पर मैंने को मार्क नहीं किया है एज सच, तो मुझे लगता है कि अदर सोर्सेस का वैल्यू हम लोगों ने बराबर कैलकुलेट कर लिया है। सो दिस विल बी आवर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस रुपीज 22,000, ये वाले हेड की इनकम सिंपल है। तो इसको भी हम लोग जाकर के यहां पर ऐड कर देंगे रुपीज 22,000। इससे हमको मिल जाएगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। सो 688 प्लस 22 ये होता है 710 प्लस 130 840, 8,40,500 इज अ ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से असेसी को मिलेंगे कुछ चैप्टर 6A के डिडक्शंस, जो कि ओल्ड रिजिम में तो सारे अलाउड रहते हैं। सो मैं उसका नोट नंबर 5 बना रहा हूं, चैप्टर 6A डिडक्शंस का। ओके, डिडक्शंस फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। तो उसमें कौन से चीजों का डिडक्शन मिलता है? तो देयर इज वन सेक्शन 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फीस, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज पेड फॉर ग्रैंड चाइल्ड। तो ट्यूशन फी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 80C में कोई डिडक्शन नहीं है। एंड देन एज यू कैन सी there is this section 80E interest on education loan। तो सेक्शन 80E में एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा रुपीज 26,000। तो ये मिल जाता है। एजुकेशन लोन हम लोग ने हायर एजुकेशन के लिए लिया था, इसीलिए मिल रहा है। सन के लिए मिल लिया था, चलता है, मिलता है। प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ एजुकेशन लोन का कुछ नहीं डिडक्शन मिलता है। उसके अलावा चैप्टर 6A डिडक्शन से संबंधित और कोई ऐसा कुछ आइटम दिख नहीं रहा है। हाउसिंग लोन से संबंधित भी प्रिंसिपल पोर्शन नहीं है, और वैसे भी ये लोन कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए है। सो आई थिंक दैट्स इट। दीज आर द ओनली 2 डिडक्शंस व्हिच आर अवेलेबल अंडर द चैप्टर 6A। अमाउंट पे टू साइंटिफिक रिसर्च को हमने पीजीबीपी हेड में उसका डिडक्शन ले लिया है, उसको ऐड बैक नहीं किया है। सो ये डिडक्शन हो जाएगा, टोटल डिडक्शन हो जाएगा रुपीज 26,000। सो दिस विल गिव अस द टोटल इनकम 8,40,500 माइनस 26,000, 8,14,500 विल बी द टोटल इनकम, जिसमें फिर हम लोग टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे एकदम नॉर्मल मैनर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो टैक्स लाइबिलिटी अगर मैं आपको बताऊं यहीं पर कर सकते हैं, अलग से नोट बनाने की जगह यहां जगह है तो। सो ऑन 0 to 3 lakh टैक्स लाइबिलिटी विल बी नील, ऑन 3 lakh to 5 lakh एट द रेट ऑफ 5%, क्योंकि ये पर्सन की एज 65 ईयर्स है तो इज अ सीनियर सिटीजन। 2 lakh का 5% होता है 10,000, एंड ऑन 5 lakh to 8,14,500 3,14,500 का 20% लेना है। 3,14,500 का 20%, 62,900 रुपीज। सो दिस विल बी एडेड। सो इससे हमको टोटल मिल जाएगा 72,900 टैक्स लाइबिलिटी। उसमें हम लोग फर्दर ऐड कर देंगे, ऐड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो 72,900 का 4% होता है 2,916। सो इसको हम लोग ऐड करते वक्त फिर राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग सेस, देयर इज नो टीडीएस एटसेट्रा डिडक्टेड, तो और कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है आपको। तो 72,900 में 2,916 ऐड कर दिया, 75,816 है
तो मैं उसको 75,820 कर देता हूं आफ्टर राउंडिंग ऑफ. सो दिस विल बी द टैक्स लायबिलिटी 75,820. सो ये वाले क्वेश्चन में सारा कुछ ऑप्शनल टैक्स रिजिम के हिसाब से था, तो हम लोग ने फिर रेट्स भी ऑप्शनल टैक्स रिजिम के अप्लाई किया. सो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ इफ देयर आर एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. तो ये है क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सारी चीजें हम लोग ने बराबर कंसीडर कर लिया. इसमें नोट्स लिखना पड़ेगा आपको रिगार्डिंग सेक्शन 40A2. क्यों हम लोग ने उसको अप्लाई नहीं किया उस सेक्शन को, और आपको नोट लिखना पड़ेगा रिगार्डिंग सेक्शन 35 दिस डिडक्शन इज एलिजिबल, तो देयरफॉर इसका कुछ रिवर्सल नहीं किया. और फर्दर आप यहां पर एक छोटा सा नोट लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू ये 1 लाख रुपीज का जो चार्ज हॉस्पिटल ने नहीं लगाया, इट इज नॉट टैक्सेबल, रिक्विजिट नहीं है वो एज पर प्रोविजो टू सेक्शन 17(2). सो दैट्स इट. एंड बाकी चीजें तो हम लोग ने मेंशन कर ही दिया है. बाकी भी जो चीजें मैंने शॉर्ट में लिखा है, एक्चुअल आंसर देखोगे आप आईसीआई का जब आएगा तो डिटेल में रहता है सारा नोट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2A. मिस्टर पारस हैज अ प्रोप्राइटरी बिजनेस सिंस previous year 15-16. He has transferred this business on 1/4/23 by way of a slum sale for a total consideration of rupees 40 lakhs. Slum sale का क्वेश्चन है, so means आपको इसमें कैपिटल गेन या लॉस निकालना है. Slum sale is covered under section 50B. तो the fair market value of the capital assets as on 1/4/23 is rupees 35 lakhs. तो fair market value 35 lakhs है, लेकिन consideration received rupees 40 lakhs है. तो हम लोग कंसिडरेशन फिर 40 lakhs मानते हैं. इट इज स्लम सेल के केस में द कंसिडरेशन रिसीव्ड, कंसिडरेशन यहां पर ज्यादा है तो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं. सो लेट मी सी, स्लम सेल के बारे में हम लोग ने जो पढ़ा है, यस, कंसिडरेशन इज द हायर ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड and the fair market value of the consideration received. So whichever is higher, so we will take the consideration as rupees 40 lakhs. He has incurred expenses for this deal of rupees 1,50,000. तो हाँ, expenditure in respect of transfer का deduction मिलेगा और आपको पूरे वो बिजनेस की बैलेंस शीट दी है. बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 23, उसके नेक्स्ट डेट को ही बेचा है. सो दिस इज द बैलेंस शीट. स्लम सेल के केस में द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द नेट वर्थ, तो द वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. अब लाइबिलिटीज एसेट्स में से एसेट्स की हम लोग बुक वैल्यू लेते हैं इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन इफ एनी. ऑल्सो जो फिक्स्ड एसेट्स है उसका हम लोग WDV लेते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट. फिर जो एसेट्स का हमको 100% डिडक्शन मिल चुका है सेक्शन 35AD में, तो उसका वैल्यू हम लोग नील लेते हैं. गुडविल का वैल्यू भी नील लेते हैं, और उसके अलावा लाइबिलिटीज का बुक वैल्यू लेते हैं एज गिवन, ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग द कैपिटल. सो ऐसा उन लोग ने दिया है. द बैंक लोन बैलेंस इंक्लूड रुपीज 2 लाख फॉर पर्सनल पर्पसेस. तो इसका मतलब 5 लाख में से 2 लाख तो उसका पर्सनल लाइबिलिटी है, तो उसने वो तो ट्रांसफर नहीं किया होगा. ओके, ही मस्ट हैव ट्रांसफर्ड द अदर थिंग्स, अदर एसेट्स एंड अदर लोन ऑफ रुपीज 3 लाख. Machinery costing rupees 50,000 has been allowed 100% as deduction under section 35AD. तो हम मान रहे कि जो मशीनरी की वैल्यू यहां लिखी है, आउट ऑफ दिस 50,000 अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस एंड रिमेनिंग 4,50,000 हैज नॉट बीन क्लेम्ड अंडर 35AD. तो हम लोग सिर्फ 4,50,000 का मशीनरी का वैल्यू कंसीडर करेंगे. अदर एसेट्स इंक्लूड सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ 60,000. तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू नील लिया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अनसेक्योर्ड लोन्स इंक्लूड 1 लाख फॉर अमाउंट पेएबल फॉर द परचेस ऑफ द ऑर्नामेंट्स ऑफ हिज वाइफ. तो अनसेक्योर्ड लोन्स में भी 1 लाख रुपीस का लोन पर्सनल नेचर का लोन है, तो वो अपेरेंटली वो बिजनेस का लोन, बिजनेस की बैलेंस शीट का लोन नहीं मानना चाहिए उसमें. सो इतनी चीज की हमको दी है. कंप्यूट द कैपिटल गेन. तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा है डेटा. सो वी विल डू द कैलकुलेशन स्लम सेल क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट. सो मैं ज्यादा डिटेल्स लिख नहीं रहा हूं, मैं सीधा मेन आंसर पे आ रहा हूं. कंसिडरेशन हम लोग कैसे लेंगे, तो हमारे पास में 2 चीजें हैं. एक है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर, एंड दूसरा है
the consideration received, fair market value of the consideration received. Whichever is higher. तो कैपिटल एसेट्स का जो ट्रांसफर किया उसका फेयर मार्केट वैल्यू 35 लाख है और कंसिडरेशन रिसीव्ड 40 लाख है। तो हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो रहता है हम लोग लेंगे हायर ऑफ द टू, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज पर सेक्शन, ये पूरा स्लम सेल है तो सेक्शन 50B रहेगा, इज हायर ऑफ द अबव, दैट इज ₹40 lakhs. So consideration we will take to be equal to ₹40 lakhs. अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, इस कंसिडरेशन में से हम लोग माइनस करेंगे एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर ये अलाउड रहता है, माइनस एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर ₹1,50,000, ये 40 लाख में से माइनस हो जाएगा। सो इसको हम लोग बोलते हैं नेट कंसिडरेशन, ₹38,50,000 नेट कंसिडरेशन। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ दिस होल कॉस्ट विल बी डीम्ड हियर, इट विल बी इक्वल टू द नेटवर्थ, एंड नेटवर्थ जो यहां पर है वो हमको लेना है एज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो कैलकुलेशन रहेगा विल बी इक्वल टू नेटवर्थ ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब उसमें हम लोग जो एसेट्स लेते हैं, एसेट्स की वैल्यू तो हम लोग इनकम टैक्स के हिसाब से जो WDV है फिक्स्ड एसेट्स की वो लेते हैं। इस बार हमको दिया नहीं है कि बिल्डिंग का इनकम टैक्स में रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है, सो हम लोग जो बुक वैल्यू है वो ले लेंगे अज्यूमिंग इट इज इक्वल टू द WDV। तो ₹18 लाख एसेट्स बिल्डिंग, डेटर्स ₹5 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है एज पर द इंफॉर्मेशन। अब मशीनरी 5 लाख में से 50,000 का हमको ऑलरेडी डिडक्शन मिल चुका है, सो मशीनरी जो है 5 लाख में से 50,000 रुपीज छोड़ करके हम लोग उसका यहां पर वैल्यू कंसीडर करेंगे, अज्यूमिंग कि दिस इज ऑल्सो द वैल्यू एज पर द रिटर्न डाउन वैल्यू एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। अदर एसेट्स में से गुडविल भी है 60,000 की, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो नहीं लेते हम लोग, अदर एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, सो 3,60,000 माइनस 60,000, सो 3 लाख रुपीज का अदर एसेट्स का वैल्यू हम लोग लेंगे as given in this point. The assets से संबंधित ये 2 पॉइंट्स थे, so this will give us the value of the assets. देखिए हम लोगों ने ये टोटल में से 60,000 और 50,000 उतना कम लिया है, तो 30,50,000 आना चाहिए, ये वैल्यू ये आना चाहिए 30,50,000। ओके, ये हमारे ग्रॉस एसेट्स हो गए हैं। आप देख भी सकते हो 18 + 5 + 4 + 3 30 लाख, यस 30,50,000 माइनस करेंगे हम लोग एसेट्स में से लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को उनकी बुक वैल्यू पे लेंगे, बट वी विल इग्नोर द पर्सनल लाइबिलिटीज हियर, बिकॉज पर्सनल लाइबिलिटी तो बिजनेस के साथ साथ में ट्रांसफर नहीं किया होगा। सो बैंक लोन में से 2 लाख पर्सनल लोन है, सो वी विल ओनली कंसिडर द लोन रिलेटेड टू द बिजनेस, तो 5 लाख माइनस 2 लाख। लाइबिलिटीज का तो बुक वैल्यू लेते हैं सीधा सीधा। अनसिक्योर्ड लोन में से भी लिखा है कि 1 लाख इज फॉर द अमाउंट पेबल फॉर द परचेस ऑफ ऑर्नामेंट्स ऑफ वाइफ, तो वो भी पर्सनल लोन है, वो भी ट्रांसफर नहीं किया होगा। इसके अलावा जो अनसिक्योर्ड लोन है तो उसकी भी वैल्यू को हम लोग हटा रहे हैं, 2,50,000 माइनस 1 लाख, तो ये बचता है 1,50,000। एंड क्रेडिटर्स बुक वैल्यू पे माइनस कर सकते हैं 4,10,000, सो क्रेडिटर्स 4,10,000। So this much is the total liabilities that we are transferring, total value of liabilities, तो ये हो जाता है 8,60,000, 8,60,000. So therefore you can see that the cost of acquisition will be considered to be the deemed cost of acquisition, net worth जो है cost of acquisition of the business will be
30,50,000 minus 8,60,000, तो दिस विल कम टू 21,90,000। इसमें बहुत सारे अजम्पशंस हैं। हमने माना है कि पर्सनल नेचर वाले लोन्स बिजनेस के साथ साथ ट्रांसफर नहीं हुए हैं, होना भी नहीं चाहिए। सो दैट्स इट, दिस विल गिव अस द कैपिटल गेन। नाउ दिस कैपिटल गेन विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, but obviously there is no indexation available even if it is a long term capital gain. तो 21,90,000, 38,50,000 में से आप 21,90,000 माइनस कर दीजिए। सो 22 lakhs माइनस करके मैं 10,000 बढ़ा देता हूं, तो 16,60,000 हो जाएगा ये, राइट। इसमें से 22 लाख माइनस किया तो बचता है 1650 plus 10,000, 16,60,000. This will be the long-term capital gain on slump sale as per section 50B. So again the answer would be incomplete without notes. मैंने तो यहाँ पर सिर्फ calculations लिखा है, आपको एक एक जो इसका रिस्पेक्ट में नोट बनता है वो लिखना चाहिए। So this is the answer to question number 2A. Then next is question number 2B. This question is about